सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सड़क किनारे क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ। तो इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है प्रिंसिपल। कौन से? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये प्रिंसिपल किस काम में आते हैं, इनका यूज़ क्या है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वह है कौन सा? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो फर्स्ट वन है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, और सेकंड वन है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, थर्ड वन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एंड फोर्थ वन है इंटर जनरेशनल इक्विटी, एंड फिफ्थ वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, एंड सिक्स्थ है डीप पॉकेट थ्योरी, एंड द सेवंथ वन इज द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे कौन सा प्रिंसिपल किस चीज़ के काम आता है और इन्वायरमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू किया था या अपने जजमेंट में क्या बोला था। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल है वो है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अब दोस्तों, आज की क्लास में हम सारी चीज़ें जो समझेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। किसको? इन प्रिंसिपल्स को। अब पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। अब पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है द पर्सन और अथॉरिटी कोजिंग पोल्यूशन मस्ट पे फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज। अगर कोई पर्सन, कोई इंडस्ट्री कारण बनती है किस चीज का? पोल्यूशन का, तो वो उसको पोल्यूशन का कारण बनती है तो इन्वायरमेंट को डैमेज होता है। एंड इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है और इन्वायरमेंट को बचाना है, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्री या जो पर्सन उस चीज के लिए लायबल है, उसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो उसको रोका जाएगा, और रोकने के बाद उस पर क्या किया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा, यानी कि वो कंपनसेशन पे करेगा। उसके बाद उसको उस कंपनसेशन जो अमाउंट आएगा वो किस में यूज किया जाएगा? उस इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में एंड रिस्टोरेशन के लिए। किसको? इन्वायरमेंट को। वो कॉस्ट उस पर खर्च की जाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर की जाएगी, इंस्टीड ऑफ बर्डनिंग सोसाइटी और द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, ये यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा है। सबसे पहले है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि इन इन्वायरमेंटल लॉ। ये देखिए यहाँ पे है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, समझते हैं। देखो, इन इन्वायरमेंटल लॉ द पोल्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब पोल्यूटर यानी कि जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, यानी कि जो पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड रेमेडिंग पोल्यूशन कोस्ड बाय देयर एक्टिविटीज, यानी कि जिस पर्सन की वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको प्रिवेंट किया जाएगा, और रेमेडी के तौर पे क्या किया जाएगा? उस पर फाइन इंपोज किया जाएगा, जिसके थ्रू पोल्यूशन को क्या किया जाए? जो पोल्यूशन जिसकी एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन हुआ उसको क्या किया जाए? फिर से रिस्टोर किया जाए। किसको? इन्वायरमेंट को पहले की तरह। और उस पर जो भी पैसा खर्च होगा वो किससे लिया जाएगा? जिस पर्सन ने वहां पे पोल्यूशन क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पे, तो इस इमेज में देखिए, इस इमेज में क्या देखो, पोल्यूशन कोज्ड बाय इंडस्ट्री। यहाँ इंडस्ट्री, ये देखो, ये इंडस्ट्री है जिसमें धुआं निकल रहा है बहुत सारा, और ये जो वाटर है, ठीक है ना, जो गंदा पानी है वो कहाँ जा रहा है? नदी में। ये देखो, इस रिवर में जा रहा है, मान लो। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये रिवर क्या हो रही है? पोल्यूटर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है। अब इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती है? बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस, वेस्ट जो रिवर में जाते हैं। देखो, द इंडस्ट्री डिस्चार्ज, बहुत सारे डिस्चार्ज करती है क्या? टॉक्सिक वेस्ट इनटू द रिवर, जो कि कारण बनते हैं कोजिंग वाटर पोल्यूशन, जो किसका कारण बनते हैं? वाटर पोल्यूशन का। एंड हार्म करते हैं किस चीज को? इकोसिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ को, जो कि इकोसिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं? हार्म करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये हुआ, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो ये मामला किसके पास लेके जाएंगे? किसके पास? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, जो कि 2010 में स्टेब्लिश किया गया था। किस चीज़ के लिए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस इन चीज़ों से, यानी कि GTA यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है ना, वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को? पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? पोल्यूशन से। ठीक है, उसमें देखो, अब देखो, पोल्यूटर हेल्ड लाइबल, इसमें क्या किया गया? यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास मैटर गया, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी ने फाइल की, किससे रिलेटेड? यानी कि जो रिवर है वो क्या हो रही है, उसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, और हार्म हो रहा है किस चीज को? इकोसिस्टम को एंड पब्लिक हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसी की राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रही है, जो जीने का अधिकार है, जीवन अफेक्ट हो रहा है।
क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, ठीक है, उसकी वजह से। अब यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके पास ये मैटर गया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ठीक है, इसने क्या किया, पोल्यूटर हेल्ड लाइबल एंड पेज द कॉस्ट। यहाँ पे जिसने पोल्यूशन फैलाया है, ठीक है ना, उसको लाइबल ठहराया गया और उसको बोला गया कि तू कॉस्ट पे करेगा जितना तूने पोल्यूशन को डैमेज किया, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे डिसीजन दे दिया, क्या दिया, देखो, पेमेंट फॉर इन्वायरमेंट डैमेज एंड रिस्टोरेशन, कितना, जितना अमाउंट उसने किया होगा, यहाँ पे कितना भी लिखा हुआ, यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज लिखा हुआ है। अब जितना उसने डैमेज किया है और उसकी रिकवरी के लिए जितना खर्च हो सकता है, जितना अमाउंट, उतना उसके ऊपर डैमेज लगाया जाता है, किसको, रिस्टोरेशन के लिए, इन्वायरमेंट को रिस्टोरेशन के लिए। यानी कि द कोर्ट, यानी कि कोर्ट क्या देता है, कोर्ट ऑर्डर्स द पोल्यूटर टू पे फॉर इन्वायरमेंट डैमेज, द अमाउंट रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ क्लीन अप, रिस्टोरेशन एंड कंपनसेशन। और ये अमाउंट किस पे खर्च किया जाता है, ये अमाउंट खर्च किया जाता है किस चीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर पोल्यूट हो गई थी, उसको क्लीन रिवर किया गया और हेल्थी फ्यूचर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इन्वायरमेंट रिस्टोरिड एट पोल्यूटर्स कॉस्ट, जो पोल्यूशन हुआ उसकी पोल्यूशन की वजह से जो हुआ और जो पोल्यूटर्स ने कॉस्ट दी ना, उसको यहाँ पे खर्च किया गया। यानी कि द पोल्यूटर बियर्स द इंटायर कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द रिवर, रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर पोल्यूशन, ठीक है। अब की आइडियाज देखिए, की आइडियाज में हम पढ़ेंगे, दोज हु कॉज पोल्यूशन शुड नॉट पास द कॉस्ट ऑफ डैमेज टू सोसाइटी और इन्वायरमेंट, दे मस्ट पे फॉर द हार्म दे कॉज, ठीक है। वो सोसाइटी के लिए नहीं, पर जितना हार्म किया ना उस चीज के लिए प्रोवाइड कराएगा। इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट, जो ओलियम गैस लीक केस बोलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, ओलियम गैस लीक के नाम से जाना जाता है, या MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के नाम जाता है। इसमें क्या जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाइड किया था कि क्या, कौन सा प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एंड डायरेक्टेड द इंडस्ट्री टू कंपनसेट द विक्टिम। और इंडस्ट्री को क्या बोला था, डायरेक्ट किया था इंडस्ट्री को कि वो कंपनसेट करे किसको, विक्टिम को, ठीक है। कौन से केस में, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको ओलियम गैस लीक के नाम से भी जानते हैं। इस केस को डिटेल में पढ़ना है तो इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्लास के पूरी होने के बाद मैं नोट्स हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर सस्टेनेबल, अब इसके रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, उसका कौन सा प्रिंसिपल 16 है, किसका, रियो डिक्लेरेशन, जो कि इंसाइन करता है किस चीज को, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स को, जो कि स्टेटिंग दैट कि द पोल्यूटर शुड बियर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, शुड बियर द कॉस्ट ऑफ pollution, ठीक है। The Indian judiciary has incorporated the polluter pays principle as being a part of the environmental law regime in the following केस लॉस, ठीक है। अब कौन सा देखो, पहला है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1996 का केस है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में क्या होता है, एक सोशल एक्शन लिटिगेशन क्या की थी, इनिशिएट की गई थी, किसमें, अंडर आर्टिकल 32 में, किसमें जाएगी, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, किसके बिहाफ में, विलेजर्स के बिहाफ में, जो कि इन्वॉल्व थे किस चीज के, इन्वेशंस ऑन देयर राइट टू लाइफ, क्योंकि उनकी राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रही थी, जो कि डेंजरस, किसकी वजह से, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी क्या कर रही थी वो, केमिकल लाइक ओलियम, ठीक है ना, एंड हाइड्रो एसिड, यानी कि द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव बीन अलाउिंग टॉक्सिक अनट्रीटेड वेस्ट वाटर टू फ्लो आउट फ्रीली, यानी कि जो पानी था ना उसमें फ्रीली क्या जा रहा था, जो अनट्रीटेड और टॉक्सिक था ना वो वेस्ट, वो किस में जा रहा था, वाटर में फ्लो हो रहा था, जिसमें क्या है उसकी ऑब्वियसली राइट टू ए क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू ए क्लीन वाटर, ये क्या है अपना एक राइट टू लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जो अनट्रीटेड क्या था, टॉक्सिक स्लग्स था, वॉज एल्सो थ्रोन बाय द केमिकल कंपनीज इनटू द ओपन, मतलब ओपनली फैला रहे थे उनको, ठीक है। तो क्या होता है, द टॉक्सिक सब्सटेंस पर कोलेटेड डीप इनटू बोवल्स, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ, पोल्यूटिंग द एक्वाफर एंड द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है ना। यानी कि द वाटर इन द वेल्स एंड स्ट्रीम्स टर्निंग डार्क इनटू डर्टी, जिसकी वजह से वॉल्स का और स्ट्रीम का क्या होता था, पानी क्या होता था, डार्क और डर्टी हो रहा था, ठीक है। उस चीज को रिकवर करने के लिए क्या लगाया था, इस प्रिंसिपल को यूज किया गया था, कौन से प्रिंसिपल को, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को। यानी कि इसमें क्या बोला था, इसमें जजमेंट क्या दिया था वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जजमेंट में ये बोला था, देखो क्या एक्शन लिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट इशू
issued directions to the Union of India Government of Rajasthan and the Rajasthan Pollution Control Board to compel them to perform their statutory duties enjoined under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Pollution Act 1981, and Environment Protection Act 1986 on the ground that the failure on their part seriously undermined the right to life of the residents of the affected village in Rajasthan. Supreme Court has implemented right to wholesome environment. कौन सा environment? Right to होलसम इन्वायरमेंट। यानी कि ये लाइन ये देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, यानी कि इसमें बोलता था सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेड राइट टू होलसम इन्वायरमेंट, यानी कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेड राइट टू होलसम इन्वायरमेंट, तो इंडियन इन्वायरो लीगल एक्शन कौन सा आएगा, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये वाला, ठीक है, जो कि 1996 का केस है। इसमें बोल रहा एज ए पार्ट ऑफ किसका है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जो इंश्राइंड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है देखो, अब पब्लिक का मतलब लोग, ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज ए लीगल प्रिंसिपल वेयर बाय द स्टेट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी। इसमें क्या करता है, स्टेट किसके रूप में काम करता है, ट्रस्टी के रूप में काम करता है, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सी हॉर्स, होल्डिंग देम फॉर पब्लिक यूज एंड प्रोहिबिटिंग देयर प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशंस और अलाइनेशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री पढ़े इसकी, किसकी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के, तो प्रोपाउंड हुआ था, किसने किया था, प्रोपाउंड बाय रोमन एम्पायर ने 1500 ईयर्स एगो, ठीक है ना, यानी कि रोमन किंग था जस्टिनियन इंस्टीट्यूशन दैट की एयर हो गया, वाटर हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, ऑल आर कॉमन टू द पब्लिक एंड इंटाइटल्ड टू बी यूज्ड बाय एनीवन ड्यू टू द लॉ ऑफ नेचर। यानी किस चीज के लिए, कॉमन पीपल कॉमनली है, किसके लिए, कॉमन, इनके ऊपर कॉमन किसका राइट है, एक तरह से किसका, पीपल्स का राइट है, जो इनको यूज कर सकते हैं लेकिन उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इन पे ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। और ये क्या था, इसका मैग्ना कार्टा क्या बोलता है, इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा बोलता है कि किंग क्या था, एक किंग एक ट्रस्टी के रूप में काम करता था, किंग क्या था, एक ट्रस्टी यानी कि ओनर ऑफ द लैंड, बट ही हैड टेक केयर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम, इट इंक्लूड्स 2 राइट्स, यानी कि ठीक है ना। अब 2 राइट्स कौन कौन से दिए गए थे, देखो 2 राइट्स किसमें, ये देखो, बट ही हैड टेक केयर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है ना, और यूनाइटेड किंगडम्स में इसको इंक्लूड किया था 2 राइट्स में, कौन कौन से राइट्स में, 2 राइट्स कौन कौन से थे, देखिए, जस्ट प्राइवेटम और जस्ट पब्लिकम। पब्लिकम तो समझ देखो, जस्ट प्राइवेटम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओनरशिप फॉर प्राइवेट पर्सन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, ओनरशिप हेल्ड बाय द किंग एज ए ट्रस्टी फॉर द पब्लिक बेनिफिट, यानी कि किंग एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, जो किसके लिए काम करेगा, पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करेगा। अब इस डॉक्ट्रिन को भी हम किसकी हेल्प से समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, कैसे देखो, अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एग्जांपल समझते हैं इसका, ठीक है, देखो द स्टेट, एक स्टेट है, जैसे मान लो कोई भी राजस्थान मान लो, हरियाणा मान लो, ठीक है, या इंडिया एज ए स्टेट, ठीक है, या कोई भी मतलब इंडिया एज ए कंट्री, लेकिन यहाँ पे एक को स्टेट के रूप में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक स्टेट होल्ड करता है किस चीज को, सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज, किसको, लाइक जैसे वाटर मान लो उसमें नेविगेशन होता है, ठीक है ना, या एयर मान लो जिसमें एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद फॉर द पब्लिक एंड कैन नॉट ट्रांसफर देम इनटू द प्राइवेट ओनरशिप। जैसे मान लो ये है, ये पॉन्ड, ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, कहता है पर्सन ये नेविगेशन के लिए कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किसका है, यहाँ पे स्टेट होल्ड कर रखी है नेचुरल रिसोर्सेज को, इसको, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है ना, किसका, स्टेट ने होल्ड कर रखा है इसको, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, ये मान लो है। और उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, नेविगेशन करते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, देखो वट इज इट, ये है क्या, देखो द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है, एक लीगली प्रिंसिपल है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, एयर हो गया, ये सब कुछ, ठीक है ना, फॉर पब्लिक यूज सच एज नेविगेशन, किसके लिए, फिशिंग के लिए और रिक्रिएशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ए सिटी, ये सिटी है, ए सिटी कैन नॉट सेल ए लेक फ्रंट, देख ये सिटी मान लो, ठीक है ना, लेक फ्रंट और शोर लाइन टू ए प्राइवेट डेवलपर बिकॉज द वाटर बॉडीज आर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर पब्लिक यूज, ठीक है। हिंदी में समझाऊं, हिंदी में समझाता, ठीक है। अब देखिए
यानी कि ये मान लो ये रिवर है, इसके ऊपर एक पर्सन आता है और वो क्या करता है, इसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, और क्योंकि अब ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे ट्रस्टी के रूप में कौन काम कर रहा है, स्टेट काम कर रहा है। अगर एक पर्सन आके ये बोलता है कि इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, अपना घर बनाने का, और वो इस पे घर बनाता है और आराम से रहता है, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये पब्लिक क्या है, प्रॉपर्टी है। तो वहां पे कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होता है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। या स्टेट इसको किसी को बेच नहीं सकता कि ये ले और इसके ऊपर कुछ भी बना ले, ठीक है ना। यानी कि ये इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि कैन नॉट डू, यानी कि घर नहीं बना सकते। ये बोला कि नो प्राइवेट ओनरशिप दैट रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस, जो कि पब्लिक के एक्सेस को रोक ले। अब ये क्या कर सकता है, अपन क्या कर सकते हैं, देखिए नेविगेशन कर रहा बंदा, ठीक है, उसके बाद फिशिंग कर रहा है, एक बंदा वोल्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो सब कर सकता है। ये देखिए पब्लिक एक्सेस बाय लॉ, लॉ ने प्रोवाइड किया है। ये देखिए ये 3 बंदे हैं, आराम से घूम रहे हैं गार्डन में, ये किसके, इस डॉक्ट्रिन के थ्रू इनको पब्लिक एक्सेस है, ठीक है, नहीं यहाँ पे ये काम आता है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले 1821 में मॉडर्न रिविल पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन टुक प्लेस इन यूएसए, यानी कि 1821 में, ठीक है। अब देख 2 केस हुए थे, अब देखो 2 केस हुए थे, कौन कौन से, आर्नोल्ड वर्सेस मुंडी, फर्स्ट वन। तो दूसरा हुआ था इलिनॉइस सेंट्रल रेलवे वर्सेस इलिनॉइस, ठीक है ना। इसमें इनमें क्या बोलता है, वेयर द कोर्ट came with a principle that the state cannot hand its trust of resources to private ownership when public interest is involved। यानी कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ना, तो वो स्टेट वहां पे किसी को भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं दे सकता। ये कौन से केस में बोला था, इलिनॉइस सेंट्रल रेलवे बोर्ड वर्सेस इलिनॉइस एंड आर्नोल्ड वर्सेस मुंडी के केस में बोला था। और ये फर्स्ट टाइम किसमें, 1821 में मॉडर्न रिविल्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन प्लेस हुआ था, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। आप देखिए सम रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से जो मैं बता चुका हूँ, कौन कौन से। पहला कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ट्रांसफर, यानी कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि द स्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर पब्लिक रिसोर्सेज फॉर प्योरली प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक यूज एंड एंजॉयमेंट, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किस चीज के लिए, पब्लिक यूज के लिए और उनके इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि द स्टेट कैन नॉट परमिट, थर्ड वन क्या है, द स्टेट कैन नॉट परमिट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हार्मिंग पब्लिक इंटरेस्ट। फोर्थ वन है गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्ट ओनली एज ट्रस्टी, बता चुका हूं मैं कि गवर्नमेंट क्या है, एक स्टेट, मान लो एक गवर्नमेंट मतलब स्टेट एक अथॉरिटी है किसी से जो एक्ट करती है ट्रस्टी के रूप में, उसके बाद एब्सोल्युटली ओनरशिप नहीं हो सकती। उसके बाद फिफ्थ में देखिए एनी आर्बिट्रेरी और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द स्टेट इन अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि कोई आर्बिट्रेली और इलीगली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है किस चीज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि इलीगली है, किसके अकॉर्डिंग, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगली है, स्टेट इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है किसका, जुडिशियल रिव्यू का। अब इससे रिलेटेड केस लॉस है, तो इससे रिलेटेड जो केस लॉस है वो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है 1997 का, जिसके फैक्ट्स आप पढ़ लेना, जिसको हम स्पान मोटल कंपनी केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इसमें इसका जजमेंट क्या था, इसका जजमेंट क्या था, वैसे थोड़े थोड़े ऊपर के फैक्ट्स बताता हूँ। यानी कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या की थी, चैलेंज की थी, डिसीजन ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट मिस्टर कमलनाथ, ठीक है ना, जो कि एक रिस्पोंडेंट थे इसमें, ठीक है ना। यानी कि अलाउ किया था किसको, स्पान मोटल कंपनी को, किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या, होटल, किसके माउथ पे, नियर ऑफ माउथ ऑफ ब्यास रिवर, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में किया था अलाउ, ठीक है। एंड अलाउ द कंपनी टू चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, और जो रिवर का जो साइड कोर्स था ना, उसको भी क्या किया था, चेंज कर दिया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। बाय ब्लास्टिंग द रिवर बेड, ठीक है ना, क्या करके, रिवर का ब्लास्ट करके, क्या, बेड, ठीक है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल वाज प्लान्ड ऑन लैंड विच वाज टेकन ऑन ए 99 ईयर्स लीज, और 99 ईयर्स के लीज के लिए किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है ना। इट वाज अलाउड बाय द मिनिस्ट्री, इसको अलाउ किया गया किसने, मिनिस्ट्री ने अलाउ किया था, और जो ग्राम पंचायत के कुछ पीपल थे ना, ग्राम पंचायत ऑफ दैट एरिया, ठीक है ना, उन्होंने इसको अलाउ किया था, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इनकी द पब्लिक ट्रस्ट इज मोर लाइक एन ऑर्डर फॉर द स्टेट टू यूज द पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज, यानी कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के लिए यूज की जाएगी। और ये ऑब्जर्व किया गया था कि दैट कि अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस, कौन कौन से, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये, ठीक है, एज लाइक वो गिफ्ट होते हैं किसके, नेचर के, एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड इट ऑल्सो स्टेटेड
that the values and law must adhere to the environment. The court observed that कि the public at large is beneficiary, यानी कि जो पब्लिक के रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर वाटर, वो किसके लिए हैं? पब्लिक एट लार्ज के लिए, जो कि उसको बेनिफिट दे सके, बेनिफिशियरी के रूप में हैं, ठीक है ना। और पब्लिक उनसे बेनिफिट ले सकती है इनके रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है ना। और इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दिस, और ये क्या है, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, ना कि उसको सेल कर सकते, ना कि ट्रांसफर कर सके, ना कि उसको प्राइवेट ओनरशिप दे सके, ठीक है, ये नहीं कर सकता। इट सेल नॉट, ये बता दे, इट सेल नॉट गिव इट टू प्राइवेट ओनरशिप फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ओन गोल, ठीक है। द कोर्ट cited United States law review expert on environmental law to protect the environment right. The court asked the company to pay compensation for the restoration of the environment of that area under the polluter pays principle. और अगर पोल्यूटर को, अगर प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन कर देता है, प्राइवेट ओनरशिप दे देता है किसी को, और उसकी वजह से उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट का डैमेज होता है, तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। किस चीज़ के लिए? कंपनसेशन के लिए। किस चीज़ को बचाने के लिए? रिस्टोर करने के लिए, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए। तो हमारे दो हो चुके हैं प्रिंसिपल, कौन कौन से? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। अब थर्ड वन है इंटर जनरेशनल इक्विटी। अब इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या होता है? देखो, इंटर जनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल है क्या है कि इन्वायरमेंटल लॉ का है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करे कि आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी वो बचे रहे और आगे, या इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, मतलब उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में किसी प्रकार की भी डिफिकल्टीज एराइज नहीं होनी चाहिए। और इन्वायरमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? इरिवर्सेबल है, ठीक है। यानी उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी उनको डैमेज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उनके उसके बाद उनको रिवर्सेबल नहीं है, मतलब उनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट टाइम, यानी कि दिस फ्रेज वाज फर्स्ट पब्लिकेशन इन 1987, जो ब्रूडेंट लैंड की कमीशन की रिपोर्ट है ना, उसमें फर्स्ट टाइम इसको इम्फेसाइज्ड किया गया था, ठीक है। अब देखिए, इन इंडिया द फ्रेज हैज फाउंड इन इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि इंडिया में इस फ्रेज का इनडायरेक्ट दो रेफरेंस देखने को मिलता है। वो कौन से केस में मिलता है? वो मिलता है इन रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र, वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था, उसमें मिलता है। एज द कोर्ट ऑब्जर्व, इसमें क्या मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इट हैज ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड, ये हमेशा याद रखना चाहिए, दैट कि इन्वायरमेंट, क्या बोला है, देख, इन्वायरमेंट एसेट्स आर परमानेंट, क्या होते हैं? परमानेंट होते, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड एंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी एग्जॉस्टिव इन वन जनरेशन, और एक जनरेशन उसको पूरा यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि मैं इसको कौन से केस के नाम से जानते हैं? इसको देहरादून केस के नाम से जानते हैं। इसमें आर्टिकल 91 क्लोज जी है, उसका वायलेशन हुआ था, ठीक है ना, जिसको चैलेंज किया गया था उसके बाद, और इसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ठीक है। अब देखिए, इसको समझते हैं हम किसके माध्यम से? इसको समझते हैं थ्रू दी डायग्राम, यानी कि इंटर जनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल। इंटर जनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल, देखिए, वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज टुडे इन ए वे, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें आज, दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर, ताकि आने वाली जनरेशन को जब जब जरूरत पड़े इसकी, तो उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहिए, वो उसको नॉर्मली यूज कर सके, ठीक है। अब देखिए, ये प्रेजेंट की जनरेशन, ये क्या है? प्रेजेंट जनरेशन, और ये क्या है? फ्यूचर जनरेशन। देखिए, डायग्राम में दिखा रखा दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए, यूज रिसोर्सेज, ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सब लग रही है, ठीक है, इसमें धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये वेस्टेज की वजह से इधर देखिए पानी गंदा हुआ पड़ा है, ठीक है, यहाँ इधर देखिए इधर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? इसको रिस्टोर करना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली टूडे, ठीक है ना। इन चीज़ों को क्या करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यूज करें, यानी कि क्या किया जाए इसके लिए, क्या किया जाए इसके लिए। देखिए, सेव करो किसको? वाटर को। कंजर्व करो किसको? फॉरेस्ट को, ठीक है। और यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, और रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड वेस्ट, ठीक है। और देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अपनी धरती है, इसको बचाए रखना है, तो क्या करना है? डेवलपमेंट करो,
लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से उसको फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उसको बचाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सेकंड क्लास के बाद, कंप्लीट होने के बाद। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे सड़क किनारे क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।